जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। प्यारे बच्चों, लुसेंट ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम 91 से लेकर के 105 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपनी इस बेहतरीन सी क्लास का फायदा उठा सकें। हम प्रतिदिन 2 सेशन चलाते हैं, एक लुसेंट का और एक बीपीएससी पूर्वावलोकन यानी कि घटना चक्र का। जो पीवाईक्यू है उसका भी ऐसे ही हर प्रश्न के साथ उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और एक एक पॉइंट पे बात करते हैं कि इस प्रश्न से और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बिना कंसेप्ट का नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आंसर देना है और लास्ट सेशन तक बने रहना है, क्योंकि एक एक प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष या उनके बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे। मसीह उल मऊद कहते थे। आपको याद रखना है कि मसीह उल मौद भी अपने आप को कहते थे। ऑप्शन ए है अहमदिया आंदोलन, बी है बहावी आंदोलन, सी तायूनी आंदोलन और डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए अहमदिया आंदोलन। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे कि अहमदिया आंदोलन के नेता, तो सबसे पहले अहमदिया आंदोलन तो था लेकिन उसके नेता कौन थे? तो मिर्जा गुलाम अहमद थे और ये अपने आप को मसीह उल मौद भी मानते थे। इस आंदोलन का दावा था कि वह इस्लाम के सच्चे अनुयायी थे और हजरत मोहम्मद के समक्ष थे। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि इस्लाम के सच्चे अनुयायी हजरत मोहम्मद के समक्ष और खुद को मसीह उल मौद भी कहते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। बताना है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था या गौरांग महाप्रभु था या नरेंद्रनाथ दत्त था या निमाई पंडित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गदाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम हुआ करता था। मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म यदि पूछे कि कहाँ हुआ था तो आपको याद रखना है पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में कमारपुकुर गांव में हुआ था। कमारपुकुर गांव में हुआ था। यह किनके लड़के थे? तो खुशीराम चटर्जी के लड़के थे और डेट या सन पूछे तो 18 फरवरी 1836 को इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। यह प्रश्न पूछा हुआ भी है और पूछता भी है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। वे संत प्रकृति के व्यक्ति थे एवं उन्होंने त्याग, ध्यान एवं भक्ति भावना से मानव मुक्ति का विचार रखा था। यानी कि उनका कहना था कि यदि आपके अंदर त्याग है, ध्यान है, भक्ति भावना है तो आप जो भी मानव है, जो भी मनुष्य है, उसका यानी कि उसकी मुक्ति निश्चित है। इसी वजह से मानव मुक्ति का विचार कहा गया कि उन्होंने रखा था। इनका विचार था कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का ही मूर्तिमान रूप है। यानी कि बहुत बढ़िया बात। इनकी जो सोच थी वो कहते थे कि और सबकी सेवा तुम छोड़ो, लेकिन मनुष्य की यदि सेवा करते हो तो इसका मतलब कि तुम भगवान की सेवा करते हो, ईश्वर की सेवा करते हो, क्योंकि मनुष्य जो है वह ईश्वर की मूर्तिमान का रूप है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जो भी प्रश्न है आज के सभी प्रश्न के साथ कंसेप्ट मिलेगा और ये प्रश्न फ्यूचर में बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसको कवर किया गया है ताकि इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। मैक्सिमम इसके बाद और 12-15 प्रश्न होंगे। अगले क्लास में इसको कंप्लीट खत्म कर दिया जाएगा। अगले क्लास में कुछ यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस कहीं के भी प्रश्न जो हैं वो अगले में देखा जाएगा और खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था, यह प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न ये था कि किस सुधारक की मृत्यु विदेश में हुई थी, लेकिन यहाँ जगह भी बता रहा है कि विदेश में ब्रिस्टल में हुई थी, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1837 को
ब्रिस्टल में हुई थी। कारण क्या था? तो दिमागी बुखार के कारण हुई थी। इतना तो डीपली नहीं जाता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो, थोड़ा सा चीजें आपके माइंड में स्टेबल हो, इसलिए मैं इतना डीपली चीजों को कवर करता हूं। ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन राय की याद में एक सड़क भी बनवाई है और उस सड़क का नाम ब्रिस्टल रख दिया गया है। उस सड़क का नाम है ब्रिस्टल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, ये जितने प्रश्न हम लोग कर रहे हैं यह बीपीएससी साथ साथ बिहार का जो भी बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, बीपीएससी एईडीओ हो गया, या फिर बीएसएससी सीजीएल 4 हो गया, बीएसएससी इंटर लेवल हो गया, यानी कि बिहार के हर एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। तो इसलिए आपको एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, एक एक प्रश्न को ध्यान में रखना है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारत में भी मतलब एक स्पेसिफाई किया हुआ है कि पश्चिमी भारत में, यानी कि भारत में जो पश्चिम वाला एरिया है, उस पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एमजी रनाडे को कहा जाता है, या गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, या बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, या महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, एमजी रनाडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एमजी रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। यह प्रश्न बन सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से आपको अपने माइंड में स्टेबल करते हुए चलना है। मैं कभी ये फोर्स नहीं करता कि आपको याद करना है, चीजों को समझना है, स्टेबल करना है, उस पर पकड़ बनाना है, 1-2 बार उसको पढ़ना है, रटने वाला काम नहीं करना है। आप रटेंगे तो आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है। यहां प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? पूछ दे कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में। कहां हुई थी? तो महाराष्ट्र में। और एक नाम आता है किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है, सीधे आत्माराम पांडुरंग। लेकिन उससे पहले पूछ सकता है कि किसके प्रेरणा से हुई थी, यानी कि इसके लिए प्रेरणादायक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। यानी कि इनकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और उनके सहयोगी महादेव गोविंद रनाडे यानी कि एमजी रनाडे भी थे। रनाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में भी किया जाता है। इस लाइन को आपको याद रखना है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। आरजी भंडारकर उनके अन्य प्रमुख नेता भी थे। ये आरजी भंडारकर जो थे, ये भी इस प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता थे। उपासना यानी कि प्रार्थना तथा सामाजिक सुधार इस समाज के 2 मुख्य अंग थे, यानी कि प्रार्थना और सामाजिक सुधार। रनाडे ने शुद्धि आंदोलन भी प्रारंभ किया था। पूछता है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो एमजी रनाडे आपको याद रखना है। एक प्रश्न डायरेक्ट यहां से बनता है कि शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो एमजी रनाडे ने की थी। जिसमें इस शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या था? शुद्धि मतलब कि शुद्धता की तरफ जाना, नाम से ही क्लियर है। तो इसमें अब आगे कह रहा है कि वेश्याओं द्वारा नृत्य और मद्यपान, मद्यपान का मतलब जो दारू मदिरा होता है, ये मद्यपान विरोधी तथा विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन में यह था कि जो मद्यपान है, विवाह में फिजूल खर्ची है, या जो भी ये गलत चीजें हैं उसको शुद्ध किया जाए और शुद्धिकरण की तरफ बढ़ाया जाए और इस सबका विरोध किया जाए। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। यहां भी एक प्रश्न बनता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ये प्रश्न पूछता है, पूछा हुआ प्रश्न है और बार बार रिपीटेड प्रश्न है कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की या तत्वबोधिनी की सभा की स्थापना किसने की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एनी बेसेंट, बी एच.एस. अल्काट, सी एच.पी. ब्लावात्स्की, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोग यहां से ब्लावात्स्की या अल्काट मार के निकल जाएंगे, जो बिल्कुल गलत है। प्रश्न को अच्छे से समझना है और प्रश्न के भाव को समझना है कि प्रश्न पूछता क्या है या पूछना क्या चाह रहा है और हमें उसके सापेक्ष में आंसर दे रहा है। यहां इसने ये नहीं कहा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की या फिर इसकी स्थापना किसने की। यहां कह रहा थियोसॉफिकल जो आंदोलन थी उसकी गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से किसने फैलाया था।
भारत में कौन है जो थियोसोफिकल आंदोलन को व्यापक रूप से फैलाया था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट नाम आता है, एनी बेसेंट। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एच.एस. अलकाट या एच.पी. ब्लावात्स्की होता है इसका आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक्सप्लेनेशन को कवर करते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में मैडम हेलेना पेट्रोआन ब्लावात्स्की यानी कि एच.पी. ब्लावात्स्की तथा कर्नल हेनरी अलकाट ने की थी। इस लाइन को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कहां की थी और किसने किया था। भारत में इसका मुख्यालय 1882 ईस्वी में अड्यार यानी कि मद्रास में बनाया गया। यह प्रश्न भी बार बार रिपीटेड है और पूछता है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई या इसका मुख्यालय कहां था? तो 1882 में हुई इसकी स्थापना भारत में और इसका मुख्यालय अड्यार यानी कि मद्रास में बनाया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी को भारत में प्रचारित एवं प्रसारित करने में आयरिश महिला एनी बेसेंट का विशेष योगदान था। यह लाइन भी याद रखना है। कहां की महिला थी? तो आयरिश थी। तो आयरिश महिला एनी बेसेंट का विशेष योगदान था। 1847 से 1933 ये इनकी जीवनी दी हुई है कि 1847 में जन्म हुआ और 1933 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका विशेष योगदान इसमें रहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसके बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। यानी कि बनारस में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था इसी को बदल करके बीएचयू की स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय द्वारा। तो ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था जिसकी स्थापना 1898 में किया गया था, ये किसने किया था, जिसको बाद में बदल के मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू किया? सिंपल सा प्रश्न ये है कि बीएचयू से पहले वह कौन सा ऐसा कॉलेज था जिसको बदल करके बीएचयू किया गया और किसने उसकी स्थापना की थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था और उसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक एक प्रश्न बहुत बेहतर है, आपको ध्यान से प्रश्नों को करते चलना है और साथ में एक्सप्लेनेशन को जरूर ध्यान में रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हुई थी और 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मैंने यहाँ क्या किया है कि सूची 1 के जस्ट नीचे सूची 2 को रख दिया है ताकि याद करने में दिक्कत ना हो, एक बार रिवीजन हो जाए यदि आपको याद है तो, और जिनको याद नहीं है वो ढंग से याद कर ले कि किसने शुरू किया था। पहला है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो आया था किसने शुरू किया था? तो इसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा की गई थी। अगला है सिविल मैरिज एक्ट 1872 किससे संबंधित है? तो केशव चंद्र सेन से संबंधित है, केशव चंद्र सेन से। सी है समति आयु अधिनियम 1891, यह किससे संबंधित है? तो बीएम मालावारी से संबंधित है। बीएम मालावारी से संबंधित है। डी बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? तो हरबिलास सरेदा से संबंधित है, हरबिलास सरेदा से। बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको कभी मिले भी नहीं होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ कवर इसलिए कर रहे हैं कि यदि फ्यूचर में ऐसे प्रश्न बने तो आपका प्रश्न न छूटे और एक एक प्रश्न, एक का ये हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसीलिए एक एक प्रश्न आपका कवर रहे और फ्यूचर में भी आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कंप्लीट सिलेबस आपके सामने रहे। बात वही सारी बात कही गई कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है। सिविल मैरिज एक्ट 1872 का श्रेय केशव चंद्र सेन से है। समति आयु अधिनियम 1891 का श्रेय बीएम मालावारी को जाता है और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1829 का श्रेय हरबिलास सरेदा को जाता है। जो वहां था उसी को बस यहाँ कर दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत, यानी कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है तो आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। यानी कि शिक्षा की जो पद्धति थी उस पर फूट पड़ गई और तत्पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थन था।
इस दूसरे दल के नेता कौन थे? पाश्चात्य शिक्षा था यहाँ। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब होता है कि पश्चिमी शिक्षा, यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसके समर्थक ये लोग थे, लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय। और वैदिक शिक्षा, जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई शिक्षा थी, इसके समर्थक कौन थे, ये पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी श्रद्धानंद। यानी कि पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी शिक्षा से जुड़े हुए या उसको मानने वाले लोग दो लोग थे, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। और वैदिक जो शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा पद्धति थी, उसको कौन मानता था? तो स्वामी श्रद्धानंद। और इसी वजह से आर्य समाज दो भागों में बट गया था। यहां सभी बात क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से आपको देखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के निधन के बाद आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति पर दो दो धड़े बने। लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जैसे नेता पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे। कौन कौन? तो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जैसे। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब हुआ पश्चिमी शिक्षा, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा। दूसरी ओर स्वामी श्रद्धानंद ने वैदिक शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। तो स्वामी श्रद्धानंद ने दूसरी ओर किसका? तो वैदिक शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया, जो प्राचीन भारतीय मूल्यों और परंपराओं पर आधारित थी। यह विभाजन आर्य समाज के भीतर एक बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि शिक्षा के माध्यम को लेकर के ये दोनों विचारधाराएं आमने सामने थी। स्वामी श्रद्धानंद का मानना था कि शिक्षा भारतीय परंपराओं और संस्कृत भाषा में के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि श्रद्धानंद मानते थे कि जो भी शिक्षा है ये भारतीय परंपराओं से हो, भारतीय संस्कृति भाषा में हो, भारतीय संस्कृति को इसमें समझाया जाए, भारत के धर्म को इसमें समझाया जाए, इन सब पे इनका विचार था। जबकि अन्य जो दो लोग थे, लाला लाजपत राय और लाला हंसराज, उनका कहना था कि नहीं, अब आधुनिकीकरण का समय है, इसीलिए हमें पश्चिमी सभ्यता को या पश्चिमी शिक्षा प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। और वो लोग पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की ओर झुकाव रखते थे। तो याद रखना है, चीजों को क्लियर करना है कि कैसे आर्य समाज दो भागों में बटा और कारण क्या था। तो बस शिक्षा का मतभेद था कि शिक्षा को किस रूप में दिया जाए, या आधुनिकीकरण या वैदिक तरीके से। अगला प्रश्न है कि हमारे धर्म रसोई में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद यानी कि छुआछूत बन गया है, यह किसने कहा था? चार नाम आपके सामने हैं: रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी श्रद्धानंद। तो यह बात स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यह कथन उस समय के समाज के प्रचलित जाति व्यवस्था और छुआछूत पर तीखी आलोचना है। उन्होंने इस विचार को प्रकट किया कि धार्मिक विश्वासों का ह्रास हो रहा है, यानी कि जो धार्मिक विश्वास है उसका ह्रास हो रहा है, और धर्म बाहरी कर्मकांडों और रीति रिवाजों तक सीमित हो गया है। यानी कि जो धर्म है वो बाहरी कर्मकांड और रीति रिवाज तक सीमित हो गया है। उनका कहना था कि हिंदू धर्म भोजन की आदतों और रसोई घर तक सिमट गया है, जहां लोग जातिगत भेदभाव और छुआछूत की परिपाटियों को धर्म का हिस्सा मान रहे हैं। विवेकानंद ने इस रूढ़िवादिता का कड़ा विरोध किया और जाति भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो ये जो सभी बातें हैं, जो छुआछूत, जो मतभेद था, इन सभी बातों का कड़ी आलोचना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि कौन है जिन्हें आधुनिक भारत का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। डेरोजियो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मैथिली शरण गुप्त है, या माइकल मधुसूदन दत्त है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डे रोजियो हो जाएगा, डे रोजियो हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो था। याद रखना है, यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो हेनरी विलियम डेरोजियो था, जिसने 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया, यानी कि हिंदू कॉलेज में अध्यापक भी रहे। उसने अपने छात्रों को विवेकपूर्ण और मुक्त ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रामाणिकता की जांच करने, समानता और स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए डेरोजियो संभवतः आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि था। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम
वादी कवि कहा जाता है। और एक और इनका काम है जहां से प्रश्न बन सकता है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक भी किसे माना जाता है, तो हेनरी विलियम ड्रेजियो को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? माने वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश दिए? पहला है स्वधर्म, दूसरा स्वराज, तीसरा स्वदेशी और चौथा स्वभाषा। 4 ऑप्शन आपके सामने और बताना है कि किसने यह 4 सूत्रीय संदेश दिया था। ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, या वेद समाज ने, या देव समाज ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने दिया था। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, ये हम अच्छे से जानते हैं, 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में की गई थी। भारतीय समाज में 4 मूलभूत सिद्धांतों को प्रमुखता से रखा। स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब हुआ अपने धर्म और संस्कृति का पालन करना। स्वधर्म का मतलब हुआ कि आप अपने धर्म और अपने संस्कृति का पालन करें। स्वराज, स्वराज का मतलब हुआ कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति और आत्मनिर्भरता का विचार, यानी कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाई जाए और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जाए, आत्मनिर्भरता का विचार उजागर किया जाए। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब था कि भारतीय वस्त्रों और उत्पादों को अपनाना, यानी कि स्वदेशी का मतलब हुआ, स्वदेशी आंदोलन भी चला था, हम लोगों ने पहले इन सभी चीजों पे बात किया है। तो भारतीय वस्त्रों और उत्पादों को अपनाना है कि अब स्वदेश की तरफ लौटो, आत्मनिर्भर बनो और भारतीय वस्त्र और उत्पाद को अपनाओ। स्वभाषा, स्वभाषा का मतलब था कि अपनी भाषाओं और साहित्य को पुनर्जीवित करो, यानी कि जो अपनी भाषा और अपना साहित्य दबते जा रहा है उसको जीवित करो, उसको आगे करो, उसको प्रमोट करो। यह संदेश भारत के सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए था और भारतीयों को अपने गौरवशाली अतीत की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। जब इन सभी चीजों पे बात हुई, जब इन सभी चीजों को उजागर करने किया जाने लगा, तो हर भारतीय को अपने भारत देश के संस्कृति, सभ्यता, सबका ज्ञान धीरे धीरे होने लगा। लोग, इन्होंने ही, दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की तरफ लौटो, और फिर लोग अपने धर्म संस्कृति को मानने लगे, समझने लगे, और फिर भारतीय राजनीति का पुनरुत्थान धीरे धीरे होने लगा। भारतीयों को अपने गौरवशाली अतीत की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया गया। इन चारों सिद्धांतों ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जितने ये 4 मत इन्होंने दिया था, इसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक जागरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उम्मीद है कि आपको यह सेशन बेहतर लग रहा होगा और आपका एक एक प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। प्रश्न के साथ पूरी की पूरी एक कंटेंट तैयार हो रही होगी। तो आप बेहतर ढंग से हमारे साथ जुड़े और बेहतर ढंग से ऐसे ही डेली क्लासेस करें। आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल लगभग 90% तक मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूरे भारत के किसी भी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, या बिहार में कहें तो बिहार में भी मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? बहुत बढ़िया प्रश्न, ये प्रश्न बार बार पूछता है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, या अरविंद घोष ने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वही बात है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे? बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट 1856 था, उसकी शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये होंगे ही। बीएम मालावारी और डीके कार्वे और चौथा है वीरेशलिंगम पंतुलु, वीरेशलिंगम पंतुलु। तो ये चारों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। यहाँ 4 गलती से 3 के नीचे 4 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए आपको इन चारों का नाम याद रखना है और ये चारों विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे, क्लियर करते चलेंगे कि कैसे कौन संबंधित है। तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में विभिन्न सामाजिक सुधार शामिल थे, जिन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या काम था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। बीएम मालावारी का क्या योगदान था? तो बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह
के मोह पर आवाज उठाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। डी कार्बे का क्या था, तो महाराष्ट्र में विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। प्रश्न पूछ सकता है कि महाराष्ट्र में विधवाओं के जो विधवा होती थी उनके पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो डी के कार्बे है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि बाल विवाह पर रोक लगाने वाला या बाल विवाह पर आवाज उठाने वाले कौन व्यक्ति थे, तो बीएम मालावारी थे। अब यहां आता है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहित किया और उन्होंने शिक्षा प्रदान के लिए संस्था भी स्थापित किए। ये महाराष्ट्र के तरफ काम करते हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हैं। वीर सिलिंगम पंतुलु, इन्होंने क्या किया, तो आंध्र प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रमुख नेता थे और ये समाज सुधारक भी थे। तो जब आंध्र प्रदेश की बात करें तो वीर सलिंगम पंतुलु होंगे। इन सुधारों ने समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को चुनौती दी और विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता दिलाने में योगदान दिया। यानी कि जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा पारित किया जाता है तो अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगह से भी लोग इसका समर्थन करते हैं, जिसमें यदि यहां हम लोगों ने बात किया कि जिसमें यदि बात किया जाए कि महाराष्ट्र से किसने किया, तो डी के कार्वे ने किया था। आंध्र प्रदेश से किसने किया, तो बिरल सिलिंग पंतुलु ने किया था। इतने पॉइंट को आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है कि वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मदम एसोसिएशन की स्थापना किसने की। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मोहम्मदम एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, अब्दुल लतीफ ने की, सैयद अमीर अली ने की, या सैयद अहमद खान ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल लतीफ ने किया, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि अब्दुल लतीफ जो थे वो मोहम्मदम एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और कब करते हैं यदि प्रश्न में पूछ दे तो 1863 में इसकी स्थापना की गई थी इनके द्वारा। वही बात है, मोहम्मद लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ ने 1863 में कोलकाता में की। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश राज में की थी। कहाँ किया था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में किया था और ब्रिटिश राज में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था। बहुत बढ़िया, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था। अब यहां से हम देखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन में क्या था, ब्रिटिश विरोधी था, ब्रिटिश समर्थक था, तो बिल्कुल ब्रिटिश समर्थक था। कांग्रेस विरोधी था या कांग्रेस समर्थक था, तो कांग्रेस विरोधी था। इन लोगों को कांग्रेस में विश्वास नहीं था। कांग्रेस समर्थक नहीं होगा, ब्रिटिश विरोधी नहीं होगा। हिंदू विरोधी था, तो बिल्कुल हिंदू विरोधी भी था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। 2, 3, 5 कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यहां एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन जिसकी शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की। अलीगढ़ आंदोलन डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने की थी, याद रखना है। उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिम समुदाय को पश्चिमी शिक्षा से लैस करना। उद्देश्य इसका था कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको पश्चिमी शिक्षा से लैस कर दिया जाए और उन्हें आधुनिक युग के लिए तैयार करना। किस युग के लिए, जैसे किसी को उस समय लगता था कि जो पश्चिमी शिक्षा को अपनाएगा वो आधुनिकरण की तरफ बढ़ेगा, वो आधुनिक युग में बढ़ेगा। इस आंदोलन का स्वरूप इस प्रकार था कि ब्रिटिश समर्थक हो, कैसा हो, जब आधुनिक युग या पश्चिमी शिक्षा अपनाना है तो ब्रिटिश समर्थक होगा ही। सर सैयद ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाई और मुस्लिम समुदाय को भी ब्रिटिश शासकों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करने लगा। यानी कि सर सैयद अहमद खान थे, वो दिखाने लगे कि हम ब्रिटिश के साथ हैं और मुसलमान जो लोग हैं उनको भी प्रेरित करने लगे कि हम लोगों को ब्रिटिश के साथ चलना चाहिए, आधुनिकरण की तरफ चलना चाहिए, पश्चिमी शिक्षा को अपनाना चाहिए ताकि जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर हमारी पकड़ हो सके। कांग्रेस विरोधी सर सैयद अहमद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस की नीतियां मुसलमानों के हित में नहीं है। कांग्रेस की जो नीति है वो मुसलमान के हित में या मुसलमान के अनुकूल नहीं है। हिंदू विरोधी इसलिए था क्योंकि यह आंदोलन मुख्यतः मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए था और कई हिंदू सुधार आंदोलन से इसका मतभेद रहा। अलीगढ़ आंदोलन ने भारतीय मुसलमान के बीच आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार के विचार को फैलाने का प्रयास किया और इसमें मुस्लिम समुदाय में एक नई राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान उभर आई। यानी कि इससे क्या हुआ, तो मुस्लिम समुदाय में एक नई राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान उभर आई। यानी कि हिंदू विरोधी था, ऐसा लगता था कि कांग्रेस हमारा साथ नहीं देती है तो कांग्रेस विरोधी था। पश्चिमी सभ्यता को या पश्चिमी शिक्षा को अपनाना था तो ब्रिटिश समर्थक हो गया और समर्थक हो गया और साथ में
और क्या हुआ, और हिंदू विरोधी भी था, कांग्रेस समर्थन था और ब्रिटिश समर्थक था, बाकी सब विरोधी था। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है हमारा, और उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत बेहतर लगा होगा और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े। जीएस सारथी अड्डा आपका सारथी बन के आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आपको आपके सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, इसीलिए कंसेप्ट पे मैं ज़्यादा जोर देता हूं। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका रिजल्ट जरूर क्लियर होगा। आप रट के आएंगे, 2 4 5 प्रश्न करेंगे और जो प्रश्न आपको रिजल्ट दिलाएंगे वो प्रश्न आपसे बनने वाले नहीं है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और अगला क्लास हमारा आज का होगा घटना चक्र का और घटना चक्र बीपीसी पूर्वावलोकन का। फिर उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए, टेक केयर।